Good evening, good evening, good evening. Very good evening. Very good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब? कैसे हैं सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. राधे राधे. राधे राधे. राधे 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 राधे. जय श्री राधे. जय श्री राधे. जय श्री कृष्ण. आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमें एक मौका और मिल गया पढ़ाने का. आज एक मौका और मिल गया. पूरा दिन पढ़ा ही रहा था. एक शाम का मौका और मिल गया आप लोगों के साथ एक घंटा बिताने का. हाँ, तो 1 घंटा और मिल गया. वैसे पूरा दिन ही रहता हूँ मैं आपके साथ, है ना. कभी लाइव में रहता हूँ तो कभी रिकॉर्डिंग में रहता हूँ. और अभी शाम को फिर मौका मिल गया तो मैंने कहा मजा है. आज दिन अच्छा है. आप लोगों के साथ एक शाम और बिताएंगे, है ना. और शाम के टाइम में मैंने एक चीज और देखी. शाम के टाइम आप आते भी ज्यादा हो, है ना. शाम के टाइम आप लोग काफी लोग आते हो. प्रतिशत ज्यादा रहता है लाइव क्लास वाले बच्चों का. तो उनका और ही अच्छी बात है. बहुत से लोगों से मिलेंगे शाम को. बहुत सारे लोगों से मिलेंगे. वेलकम वेलकम. बिल्कुल स्वागत है आपका. स्वागत है. अच्छा, तो आज क्या है, सेट्स जो है ना, सेट्स एंड रिलेशन जो चल रहा है उस टॉपिक का रिवीजन क्लास है ये. सेट्स एंड रिलेशन वाली की उसकी रिवीजन क्लास है. तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा. तो मैंने कहा कि चल ही रहा है उसी को ही रिवीजन में भी कर लेते हैं. थोड़ा सा बेसिक को एक बार दोबारा सा रिकॉल कर लेते हैं. तो रिवीजन का रिवीजन हो जाएगा. साथ में कुछ नई चीजें भी हम लोग सीख जाएंगे. ठीक है, चलो आ जाओ. करते हैं शुरू. हाँ बिल्कुल सही है कमलेश सर. एकदम राजी खुशी है. एकदम स्वस्थ है. एकदम बढ़िया है. बिल्कुल वो सही है. एकदम फिट है. मेरा ही था कि आज सेट्स एंड रिलेशन का था रिवीजन. तो मैंने कहा चलो मैं ले लेता हूँ. आ जाओ फिर. अब जल्दी आ जाओ फिर शुरू कर दें. इतना सरप्राइज क्या हो रहे हो? सारा दिन मेरे साथ रहते हो, सरप्राइज हो रहे हो? सारा दिन तो मेरे साथ पढ़ते हो यार. कर दें शुरू. चलो आ जाओ. तो आ जाओ. सबसे पहला. अरे आ जाओ. क्वेश्चनों के साथ आते हैं. तो निम्न में से, हाँ ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है. थोड़े बेसिक क्वेश्चन है. आराम से एकदम बेसिक बेसिक, है ना. शाम का टाइम है, ज्यादा आप पे दबाव नहीं डालूंगा. बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है. इनमें से कौन कौन है आपको, ये एबीसीडी वाले नहीं है क्वेश्चन, एमसीक्यू नहीं है. आपको बताना निम्न में से. कमलेश सर एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ है, एकदम राज्य खुशी है. हाँ, थोड़ा सा काम हो गया होगा तो इस वजह से मैंने ले लिया यार, बस, है ना. हाँ, अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन कौन समुच्चय है. इनमें से कौन कौन समुच्चय है. अरे समुच्चय कौन होता है? समुच्चय वो होता है जिसमें आप कंफर्म हो सके कि भाई कौन अवयव है कौन नहीं है. जहां पे डाउट है, जहां पे अवयवों को लेके डाउट होता है, उन्हें समुच्चय नहीं कहते. जैसे भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह. बाहर हो गया भारत. भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह, तो बिल्कुल आप यू उनका एक समुच्चय बना सकते हो, है ना. भारत के प्रधानमंत्री पता है कौन कौन है. वेल डिफाइंड होना. हाँ सही बात है, वेल डिफाइंड. सही से परिभाषित होना चाहिए. कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अगर कंफ्यूजन नहीं है कि भैया कौन समुच्चय में है और कौन समुच्चय में नहीं है, तो फिर बस एकदम क्लियरिटी हो तो वो समुच्चय बनता है. तो ये समुच्चय है. हाँ, जयपुर के सुंदर व्यक्तियों का समुच्चय. ये वाला. ये कैसे सेट करोगे सुंदर कौन है? ये कैसे सेट करोगे? कैसे पता चलेगा कि कौन समुच्चय में है और कौन नहीं है?
कैसे तय करोगे कि सुंदर व्यक्ति कौन है और कौन नहीं है? तो बिल्कुल ये तय नहीं किया जा सकता, कोई पैमाना नहीं है ये तय करने का कि सुंदर कौन है। राजेश खन्ना की फिल्मों का संग्रह, बिल्कुल सब जानते हैं। मीठे फलों का संग्रह, ये मीठा भी कैसे सेट होगा? मीठा भी कैसे तय होगा कि कौन सा मीठा है? नहीं तय हो सकता कि मीठा कौन सा है। किसी के लिए कोई चीज फीकी हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज मीठी हो सकती है, कोई है ना, वो डिपेंड करता है, ये तय नहीं कर सकते आप लोग। भारत के राज्यों का संग्रह हर व्यक्ति के लिए बनेगा, सेम बनेगा। कक्षा 11th की पाठ्य पुस्तकें, हाँ ठीक है। तो जो संग्रह जहाँ डाउट है, जहां पे आपको लगता है कि ये तो कोई पैमाना ही नहीं है, वो समुच्चय नहीं बनाते, क्योंकि उस केस में आपको ये मुश्किल हो जाता है ये रख पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन समुच्चय में होगा और कौन नहीं होगा। अब सुंदर व्यक्ति है तो कैसे पता चलेगा कि इसको समुच्चय में लेना है या नहीं लेना है? हर कोई अपने हिसाब से सुंदर है, तो कैसे तय होगा कि कौन समुच्चय के अंदर होगा, कौन है? मीठे की क्या परिभाषा है? किसको कोई चीज मीठी लगती है, किसी को कोई चीज मीठी लगती है। तो ये संग्रह समुच्चय हो गए। अब ये सेट है, इनको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, सेट बिल्डिंग फॉर्म में। इनको सेट बिल्डिंग फॉर्म में, वो तो ना निर्माण रूप जिसको कहते हैं, नियम रूप, निर्माण रूप, है ना, निर्माण रूप, नियम रूप। इनको नियम रूप में लिखिए। तो इसको कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये एक समुच्चय है एक्स का, जहां एक्स नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर है जो 2 से शुरू होकर 5 तक जाते हैं। ये हो गया इनका निर्माण रूप, है ना। इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। छठा कौन सा ये? वही बात सही तो है, होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि 11th भी तो अलग अलग है ना। 11th में भी कंफ्यूजन होगा, कौन सी 11th, कहाँ की 11th। बिल्कुल सही बात है, ये भी वेल डिफाइंड तो नहीं है, क्योंकि 11th भी तो अलग अलग होते हैं। उड़ीसा की 11th, तमिलनाडु की 11th, सीबीएसई की 11th, राजस्थान बोर्ड की 11th, है ना। ये तो बिल्कुल 11th डाउटफुल तो है ही, शंका तो है भाई। 11th भी तो कितने प्रकार की होती है, तो कौन सी 11th की बात कर रहे हो? कौन सी 11th की? सीबीएसई वाली 11th, या आईएससी बोर्ड की 11th, या ओडिशा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड? कंफ्यूजन तो है, बिल्कुल है, तो नहीं कर देते हैं। अब ये क्या है? ALEP, एल है ये। एक्स शब्द एलीप का एक अक्षर है। इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर एलीप शब्दों को लिखोगे तो A, L, E, P। लीप, लीप, हाँ लीप का भी हो जाएगा, लीप का भी कर सकते हो। ये क्या हो गया? ये हो गया समुच्चय है एक्स का, जहां एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स बराबर n स्क्वायर है, और n का मान 1, 2, 3, 9, 27, अच्छा 3 की पावर है, सॉरी 3 की पावर n है, और n का मान 1, 2, 3, 4 है। ठीक है, और इसे लिखें तो समुच्चय एक्स का, एक्स नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर है जो
n+7, जहां n का मान 1, 2, 3 और 4 है। इस तरीके से एप्पल भी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल एप्पल भी लिख सकते हैं, बस वो इन अक्षरों से बना हुआ होना चाहिए। इन अक्षरों से बनने वाला कुछ भी ले सकते हो आप, ALEP से बना हुआ होना चाहिए, बस ये 4 अक्षर है, इनसे बना हुआ कुछ भी ले लो। अच्छा n+6 होगा, ठीक है भाई, ये n+6 होगा। ठीक है, डन। इनको रोस्टर रूप में लिखिए। जयपुर शब्द का अक्षर, तो जयपुर का हो जाएगा JAI,P,U,R। 15 तक की अभाज्य संख्याएं, तो 15 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13। पूर्ण वर्ग संख्या वह संख्या जिनका होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर होने वाला नंबर 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। हाँ, वो जिस अक्षर में लिखे हुए हैं उसी प्रकार से। तो यहाँ पे है n का मान 4 से छोटा रखना है। n का मान पहले 1 रखने पर आ जाएगा 4, 2 रखने पर आ जाएगा 4, 2, 6, 8 और 10। 4, 6, 8 और 10। यार ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसे ये गलत तो है ना। ये जयपुर कैपिटल में आता है, ये जो है ना स्मॉल में कभी देते नहीं है, कैपिटल में ही देते हैं ये लोग। ऐसे ही दिया आता है जयपुर। इसको समुच्चय बनाओ, ठीक है। अगला, इनमें से समान समुच्चय कौन कौन से हैं? A बराबर है 2,1, B बराबर है गुड शब्द का अक्षर, C बराबर ये है, और D बराबर ये है DO,G। E में है गॉड शब्द का अक्षर, F है ये वाला, ठीक है। ये X क्या दिया हुआ है? ये नेचुरल नंबर होगा ना, या Z होगा? नेचुरल नंबर कर देता हूँ, या Z कर देता हूँ। तो A तो आपके पास 2,1 हो ही गया। B गुड का है, यहाँ पे बड़ा होना चाहिए ना, गुड, GOOD। और यहाँ भी गॉड लिखा हुआ है, तो ये भी कैपिटल ही होना चाहिए, GOD। तो B सेट हो गया आपका G,O,D। और C समुच्चय हो गया जो इसे संतुष्ट कर रहा है, बराबर 0 आना चाहिए, तो 1 और 2 हो गया। और ये D तो हो ही गया, DOG, ये भी। और ये वाला हो जाएगा -1 और -2। अब कौन कौन से बराबर है? एक तो A बराबर है, A और C बराबर है, A और C बराबर है। एक B और D और E, BDE बराबर है।
ए और सी बराबर है और बी डी ई बराबर है। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसमें से परिमित फाइनाइट कौन है, इनफाइनाइट सेट कौन सा है? इनमें से दिए गए पार्ट में से कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है? कौन फाइनाइट है, कौन इनफाइनाइट है? किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, फाइनाइट इनफाइनाइट? ये तो फाइनाइट ही होगा, क्योंकि कितने भी निवासी हो गिनती तो की जा सकती है और कहीं ना कहीं खत्म भी होते होंगे। किसी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, है ना? किसी रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? अनगिनत होते हैं, गिन ही नहीं सकते। 3 के कितने गुणज होंगे? 3 का पहाड़ा बोलते रहो, कभी खत्म होगा ही नहीं। कक्षा 11 में छात्रों का समुच्चय, इंसानों की संख्या ही फिक्स है, तो 11वीं क्लास के बच्चों की संख्या भी फाइनल होगी। अगर सारे भी गिन ले तो भी फाइनाइट होगा। एक बिंदु से कितने व्रत जा सकते हैं? भाई जितने चाहो उतने गुजार दो, इनफाइनाइट। तो इनमें केवल एक बंदा फाइनाइट है, एक और 4 फाइनाइट है, बाकी सारे इनफाइनाइट है। सही। अब इनमें से रिक्त समुच्चय कौन सा है? कौन सा है जो एम्प्टी सेट है? कौन सा सेट एम्प्टी है, खाली कौन सा? हाँ, आज मैं ही ले रहा हूं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 4 5। अब ऐसा देखो, ये क्या है कि दिल्ली का निवासी हो परंतु भारत का निवासी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दिल्ली कोई भारत से बाहर थोड़ी आती है, दिल्ली कोई भारत से बाहर थोड़ी आती है, तो ऐसा कोई बंदा मिल ही नहीं सकता जो दिल्ली का तो निवासी है परंतु भारत का निवासी नहीं है। ऐसे ही नंबर 2 में -5 से बड़ी और 5 से छोटी प्राकृत संख्या आराम से मिल जाएगी, अच्छी खासी मिल जाएगी। -5 से बड़ी प्राकृत संख्या तो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ये लो, इसका मतलब बहुत कुछ है, खाली तो नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, अरिक्त है। फिर अगला है -1 से छोटा और 2 से बड़ा, -1 से छोटा और 2 से बड़ा। -1 से छोटा, ये कैसे हो सकता है? -1 से छोटा हो, 2 से बड़ा हो, -1 से छोटा, 2 से बड़ा, मतलब 2 के तो आगे हो, -1 के पीछे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब समझ रहे आप बातों को? राम से बड़ा हो, लक्ष्मण से छोटा हो, राम से तो बड़ा हो, लक्ष्मण से छोटा हो, ये कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं बनता ऐसा तो फालतू बात करें।
जदी हुए है ना, फालतू बात करे जदी हुए खाली। हाँ तो दूसरा ठीक है, दूसरा कह रहा है -5 से बड़ा और +5 से छोटा, तो ये रहे सारे। राजस्थान के ऐसे निवासी जो भारत के निवासी ना हो, फिर वही बात, ऐसा होता है क्या यार? राजस्थान का हो, भारत का ना हो, खाली। यहाँ पे ऐसे पूर्णांक जो 5 से छोटे हों, 5 से भी छोटे हों, 3 से भी छोटे हों, आराम से मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे, अच्छे खासे मिल जाएंगे। जो 5 से भी छोटे हों, 3 से भी छोटे हों, ये रहा 2 देखो, 2 5 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 1 ले लो, 0 ले लो, और ढेर सारे नंबर है, कोई से भी ले लो, ये सब 3 से भी छोटे हैं और 5 से भी छोटे हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर में क्या, तो ठीक है, माइनस वाले काट दो। वो कह रहा है नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होते, तो हटा देते हैं ये लो। ये तो चल जाएगा। तो -5 से बड़ी और 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 होगी। हाँ तो प्राकृत संख्या पूछिए ना, तो कोई बात नहीं, तो होगी ये लो। एक तो प्राकृत है, 2 प्राकृत है, 3 प्राकृत है, 4 प्राकृत है। एनआरयू नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, अप्रवासी भारतीय। एनआरआई होते अप्रवासी भारतीय, ऐसे भारतीय जो भारत में नहीं रहते, ऐसे भारतीय जो भारत में नहीं रहते, है तो भारतीय, रहते भारत में नहीं, कमाने के लिए बाहर चले गए, बाहर सेटल हो गए, है ना, उनको एनआरआई कहते हैं। कमाते बाहर हैं भारत के निवासी, अभी तक भारत के निवासी हैं वो, है ना, अभी तक अप्रवासी भारतीय, प्रवास उनका यहाँ नहीं है भारतीय, अभी तक उन्होंने छोड़ा नहीं है, भारत की नागरिकता को नहीं छोड़ा है, नागरिकता के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस दिन वो नागरिकता को छोड़ देंगे, उस दिन वो फॉरेनर हो जाएंगे, या फिर जिन्हें हम कहते हैं भारतीय मूल, फिर भारतीय मूल के हो जाएंगे, बस। अब यहाँ पे कौन सा समुच्चय समान है, पी ये दिया हुआ है, पी जो है वो है 1 2 3, क्यू है 4 से छोटी है अभाज्य संख्या, तो 4 से छोटी है अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर 2 एंड 3, बराबर तो नहीं हुआ ना, इस केस में तो बराबर नहीं है। यहाँ पे अगले वाले केस में है P बराबर, P में है 1 2 3 6, और 6 का एक गुणनखंड, 6 के गुणनखंड बनाओ, 6 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 एंड 6, हाँ सही है, ये दोनों बराबर है, इस केस में तो बराबर है। इस पहले वाले में तो बराबर नहीं है, पहले वाले में तो P और Q अलग अलग है, P नॉट इक्वल्स टू Q, दूसरे वाले में P बराबर Q है, तीसरे वाले में एक सम अभाज्य संख्या, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसा नंबर सिर्फ 2 है, जो सम भी है अभाज्य भी है, और Q 2 4 6 बराबर नहीं है, इस केस में भी बराबर नहीं है। ठीक है, हाँ, भारतीय मूल के विदेशी, निम्न में से प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय लिखिए, इन समुच्चयों के उप समुच्चय लिखिए, इन समुच्चयों के उप समुच्चय,
तो इसके बना लो पहले। इसका एक हो जाएगा खाली, एक हो जाएगा खाली 5 लेकर, खाली 6 लेकर, 5 और 6 लेकर, खाली 5, फिर केवल 5 ले लिया, फिर केवल 6 ले लिया, फिर दोनों ले लिया। इस केस में कई बनेंगे। पहले खाली, फिर एक एक लेकर, 4 5, 4 6, फिर 2 2 वाले, ये 2 2 वाले हो गए, फिर एक 3 3 वाला हो जाएगा खुद, है ना। इसका बनाई, इसमें एक तो ये बन जाएगा खाली, एक बन जाएगा 5 को लेकर, ठीक है। अगर a बराबर 5 हो तो pa का p क्या होगा, मतलब a के घात समुच्चय का घात समुच्चय क्या होगा, a के पावर सेट, a के पावर सेट का पावर सेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए पावर सेट। पहले पावर सेट बनाओ, फिर दोबारा पावर सेट बनाओ, क्या होगा। पहले पहला पावर सेट बनाओ। ए क्या है, खाली है। ए क्या है, 5 है, 5 है मतलब खाली है। तो पहला, जब ध्यान से जल्दबाजी ना करो, जब पहला बनाओगे पी ए, तो आपका एक ही बनेगा खाली, और ये इसके अंदर आ जाएगा, यानी ये बन गया। अब दोबारा बनाओगे, फिर 2 बन जाएंगे, एक तो खाली, एक 5 को लेकर। सही है। ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये परेशान करता है, इसको थोड़ी सी मेहनत करना, इसे मेहनत करना इसमें, क्योंकि इसमें बड़े अच्छे अच्छे सवाल बना के वो कंफ्यूज करने के लिए ए का घात समुच्चयों की संख्या पूछ लेता है, कई बार घुमा फिरा के उसको चेंज करता है। लास्ट क्वेश्चन में ये घात समुच्चय नहीं बनाया अपन ने, केवल उप समुच्चय बनाए हैं। जब घात समुच्चय बनाएंगे तो ये ब्रैकेट और लग जाएगा, इधर से चालू इधर से बंद। अभी तो हमने केवल इसके उप समुच्चय बनाए, एक ये रहा, एक ये रहा। हाँ, बस इनका ही कंफ्यूजन आपको मिटाना है, इनको बना बना के देखना है कैसे बनते हैं ये रहे आपके ए बी सी, और ये आपका डी सेट हो गया। ये एस है, तो क्या करवा रहा है, कौन एस का उपसमुच्चय। अच्छा, निम्न में से कौन कौन एस के उपसमुच्चय, कौन कौन उपसमुच्चय। उपसमुच्चय वो होता है जिसके सारे अवयव आपके एस से आए, है ना। तो क्या ए के अवयव एस से आ रहे हैं, नहीं, ए के एस से नहीं आ रहे, क्योंकि ए का 2 एस में नहीं है, ए का 4 भी एस में नहीं है, तो ए उपसमुच्चय नहीं है एस का। क्या बी है, बी के अवयव चेक करो, 5 और 7 यहीं से आ रहे हैं, तो बी उपसमुच्चय है एस का।
फिर 5 11 13, 5 11 13, हाँ सी भी उपसमुच्चय है एस का। डी में 1 2 5, 1 है 5 है परंतु 2 नहीं है, तो डी उपसमुच्चय नहीं है एस का। ए और डी एस के उपसमुच्चय नहीं है परंतु बी और सी उपसमुच्चय है। सही है? किसमें? इसमें 4 नहीं बनेगा ना। इसमें ए में कितने अवयव हैं? ए में तो कोई अवयव नहीं है, ये तो खाली पड़ा है, तो इसका एक उपसमुच्चय बना, फिर दोबारा बना तो 2 की पावर 1 2 बनेंगे, तो ये 2 बन गए। ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा। एक समुच्चय एक्स बनाना है आपको, इस तरीके से बनाओ कि वो बी का भी उपसमुच्चय हो और सी का भी उपसमुच्चय हो। एक समुच्चय एक्स का निर्माण करो जो बी का भी उपसमुच्चय हो और सी का भी उपसमुच्चय हो। तो कैसे करोगे? हाँ, ऐसा उपसमुच्चय बनाओ एक्स जो बी का और सी का दोनों का उपसमुच्चय हो। बी का भी और सी का भी हो, तो फिर 2 ले लो। या तो एक्स, देखो क्या बना सकते हो, एक्स को 5 बना सकते हो, 5 सबका उपसमुच्चय होता है। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि एक्स खाली 2 ले लो, खाली x बराबर 5 ले लो, x बराबर 2 ले लो। कोई और तरीका है? नहीं, और कोई नहीं है, बस ये 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीकों से बना सकते हैं। अब इसमें आओ, इसमें आपको ऐसा बनाना है कि x a का तो उपसमुच्चय हो परंतु b का ना हो। a का उपसमुच्चय हो परंतु b का ना हो। तो यहां पर आप x को ऐसे बना सकते हो, x में 1 ले लिया, a का उपसमुच्चय तो हो गया परंतु b का, a का हो जाए परंतु b का ना हो, तो 4 ले लो खाली। 4 ले लो, बस 4 को डालते रहो, 3 4 जरूर डाल दो बस, क्योंकि 4 जब तक डलता रहेगा तब ये ए का उपसमुच्चय बनता रहेगा परंतु बी का नहीं बनेगा। जब तक 4 है तब तक ये कभी भी उपसमुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इसके पास है, 4 बी के पास नहीं है। तो जब तक आप 4 डालते रहोगे ये कभी भी उपसमुच्चय नहीं बनेगा। हाँ, खाली बनाया नहीं है मैंने इस केस में, खाली इस केस में बनाया। इस केस में तो दोनों का ही उपसमुच्चय बनाना था, इसलिए खाली बनाया। अगला, ए कोमा ए का घात समुच्चय बनाइए, पावर सेट बनाइए। पावर सेट बनाइए, बिल्कुल ऐसे 4 को लेते रहो, जब तक 4 लेते रहोगे तब तक वो ए का उपसमुच्चय तो रहेगा, बी का नहीं रहेगा। इसका घात समुच्चय बनाओ। एक तो खाली, एक केवल एक को लेकर, केवल ए को लेकर, 1 कोमा ए को लेकर, ये सारे उपसमुच्चय हो गए। इन सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय, ये हो गया घात समुच्चय, सारे समुच्चयों का उपसमुच्चय। शाबाश, बहुत बढ़िया। अंतरालों को समुच्चय के रूप में लिखिए। बिल्कुल, इस बार हम सिलेक्शन लेके रहेंगे। जय सिलेक्शन। जय जय सिलेक्शन।
इन्हें निर्माण रूप में कैसे लिखोगे? ओपन इंटरवल है, इसका मतलब -2 नहीं लेना, +1 नहीं लेना, उसके बीच वाले सारे नंबर लेने। तो ये ऐसे लिखा जाएगा x, जहां x रियल नंबर है, क्योंकि अंतराल रियल नंबरों का ही होता है। ये रियल नंबर है, ना -2 लेना है ना 1 लेना है, -2 से बड़ा और 1 से छोटा लेना है। हाँ, रियल नंबर बोलो, क्योंकि रियल नंबर नहीं बोलोगे तो अंतराल का कोई मतलब नहीं होगा। रियल नंबर बोले बिना सब बेकार हो जाएगा। रियल नंबर जरूर बोलो। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि अगर रियल नंबर नहीं है ये, तो फिर तो -2 और +1 के बीच में नेचुरल नंबर पूछे तो नेचुरल नंबर पूछे। इंटरवल दिखा ना, इंटरवल लगातार होता है और लगातार सिर्फ रियल नंबर होते हैं, तो ये रियल नंबर है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझो रियल नंबर का क्या महत्व है। यहाँ पर रियल नंबर नहीं लिखोगे तो वो ये सोचेगा कि पता नहीं कौन से नंबर है बीच में, कौन से लेने और कौन से नहीं लेने। हाँ, सभी रियल इंटरवल रियल नंबरों से तो बनते हैं भाई, इंटरवल रियल नंबरों से तो बनते हैं। जब नंबर लगातार होते हैं तो हम इंटरवल बनाते हैं। जैसे स्कूल की छुट्टियां 15 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, वो लगातार होती है। जो चीजें लगातार होती है उसके लिए हम इंटरवल का यूज करते हैं। इंटरवल जेड में नहीं हो सकता यार, जेड लगातार होता है भाई। इंटरवल का क्या कर रहे हो? इंटरवल लगातार होता है, खचाक, कहीं पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक बिना रोके टोके ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे। ये जेड पता कैसे चलते हैं? जेड में ऐसा होता है, ये 0, ये 1, ये 2, उछल उछल के चलता है जेड। जेड ऐसे चलता है उछल उछल के। रियल नंबर पानी की तरह है, रियल नंबर जस्ट लाइक वाटर, पानी की तरह है। रियल नंबर पानी की तरह बहता है लगातार, गैप नहीं है बीच में, लगातार। ठीक है। और जेड क्या होता है? कंकरों की तरह। एक कंकर, या आप जैसे पैर रखते हैं, एक पैर रखा, फिर अगला पैर रखा, फिर अगला पैर रखा, तो वो ऐसे चलना हो गया। और वो रियल नंबर पानी की तरह सतत होते हैं, लगातार, सब कुछ बीच में जो आया सब आ गया। इन्हें अंतराल के रूप में लिखो। देखो ये, देखो ये है महत्वपूर्ण चीज ये है, जिससे हमें पता चले अगर ये नहीं होता तो हम क्यों लगातार चलते। अब हमें लगातार चलना है तो हमें इंटरवल का यूज करना होगा। है ना? इंटरवल लगातार का नाम है, लगातार। इनका सार्थक समुच्चय यूनिवर्सल सेट बनाओ। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वैसे तो यूनिवर्सल सेट जो है वो कितना होता है कितना नहीं होता, इसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं होती। सीधी सीधी बात है, जो भी आपका सवाल है उस सवाल में जितने भी समुच्चय है उन सबसे बड़ा सेट सार्थक समुच्चय कहलाता है। उन सबसे बड़ा समुच्चय सार्थक समुच्चय कहलाता है। कितना बड़ा? जितना चाहे उतना बनाओ, जितना चाहे उतना बड़ा बनाओ। तो इस केस में, पहले वाले केस में आपका u आ जाएगा 0 से लेकर 9 तक ले लो, 10 तक ले लो, 11 तक ले लो, 12 तक ले लो, कम लगे तो और ज्यादा ले लेना। तो कोई रूल बुक नहीं होती, बस रूल बुक इतनी होती है कि जो भी आपके सवाल है, हाँ जो भी आपके सवाल है। अब यहाँ यूनिवर्सल सेट का बुक है ना, जो मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट का सिर्फ रूल बुक एक ही कहता है कि वे जितने भी सवाल में आपके समुच्चय है वो उन सबसे बड़ा होना चाहिए। तो x राजस्थान का निवासी है, भारत का कह दो, या विश्व का कह दो, या पृथ्वी का निवासी कह दो, तो जितना चाहे बड़ा उतना बड़ा बना सकते हो।
जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हो। ये आपका बंटनता का नियम है। बंटनता का नियम देखो, बांटने का नियम होता है ना कि ये ए यूनियन बी है, ये बंट गया बी के साथ, ये बंट गया सी के साथ, और आपका जो बीच में इंटरसेक्शन था वो देखो बीच में अभी भी बीच में है, इंटरसेक्शन अभी भी आपका बीच में है, और ये ए यूनियन बी, ए यूनियन सी में बंट गया, इसको बंटनता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो प्रूफ तो हो जाएगा ये, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये क्वेश्चन था, इसमें a माइनस बी माइनस सी करो, एक बार a माइनस बी पहले करके फिर c करो, देखो क्या रिजल्ट सेम आता है या अलग अलग आता है, सेम आता है या अलग अलग आता है। अलग अलग आएंगे बिल्कुल। पहले b माइनस सी करें हम, तो b में से c जाएगा, तो b में से c गया, 4 5 कट गया, 2 3 आ गया, फिर उसे अपने को a में से घटाना है, a है 1 2 3 4, इसमें घटाओगे तो 1,4 आ गया, और अगर हम ये करते हैं इधर वाला, तो a माइनस बी करने पर a में से b गया, 2 3 कट गया, 4 कट गया, 1 बचा केवल, माइनस c घटाने पर c है 4 5 6 7, घटाने पर 1 बच जाएगा, जो कि दिखाता है कि ये बराबर नहीं होते। इसका मतलब आप ब्रैकेट भी चेंज नहीं कर सकते, आप ब्रैकेट भी चेंज नहीं कर सकते, यानी a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं होता है, यानी इसे कहते हैं साचर्यता का नियम, एसोसिएटिव लॉ। ये यहां पर माइनस के केस में एसोसिएटिव लॉ काम नहीं करता, साचर्यता काम नहीं करती। अगला क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। हाँ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इस केस में तो आप x का मान निकालोगे, दोनों 1 1 आएंगे, और 2 बार तो लिखेंगे नहीं, तो एक ही बार लिखा जाएगा 1। और जब इन समीकरण को सॉल्व करोगे, दोनों का यूनियन हो जाएगा आपका, -1 कुछ भी कॉमन नहीं, 5। एकदम सही। अगर ए बी का उपसमुच्चय है,
यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? शाबाश रीना, बहुत बढ़िया। अगर ए बी का उपसमुच्चय हो तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, है ना? अगर ए जो है वो बी के अंदर हो, ये बी है, बी के अंदर ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन होगा, कॉमन छोटे वाला होगा, यूनियन बड़े वाला होगा। ठीक है, शाबाश। यहाँ पे आप लोगों के उत्तर बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं, मतलब शाम के टाइम आपका दिमाग तेज चलता है। इसमें 3 के गुणज है, इसमें 6 के गुणज है, तो a माइनस बी क्या होगा, a इंटरसेक्शन b क्या होगा, a यूनियन b क्या होगा? शाबाश, बढ़िया, कितने जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। इसमें आपके 3 के गुणज है, तो 3, 6, 9, इसमें 6 के गुणज है, a माइनस बी, ए में से b निकाल दो, a में से b निकाला तो 6 निकल जाएगा, तो 3, 9, 12 एंड डैश डैश। 12 आएगा क्या? नहीं, 12 नहीं आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, फिर 12 नहीं, फिर 15 आएगा एंड डैश डैश डैश। ए इंटरसेक्शन बी आएगा, दोनों का कॉमन, कॉमन तो आ जाएगा 6 का पढ़ाई, 6, 12, 18 डैश डैश डैश। और ए यूनियन बी आ जाएगा, जो 3 के पाड़े में भी आता है, 6 के पाड़े में भी आता है, दोनों मिक्स हो जाएगा, x बराबर 3n यूनियन x बराबर 6, दोनों आ जाएंगे, 3 वाले भी आ जाएंगे, 6 वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, यू वर्णमाला का एक अक्षर है, ए वर्णमाला का स्वर अक्षर है, तो उसका पूरक क्या होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला ही मानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, नीचे स्वर एक अक्षर है, तो स्वर में तो ए ई आई ओ यू आ जाएंगे, यू में से अगर माइनस करेंगे तो ए डैश क्या बनेगा, यू माइनस ए, है ना? क्या बनेगा? व्यंजकों का समुच्चय, वर्णमाला, क्योंकि दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर या व्यंजक। स्वर निकल जाएंगे, व्यंजक बच जाएंगे, है ना? हाँ, कॉन्सोनेंट, बिल्कुल सही। इसका वैन आरेख में दर्शाओ ए माइनस बी को और ए इंटरसेक्शन बी को। दिखाते हैं भाई, ये आपका ए, ये बी, जो कॉमन होंगे वो बीच में आएंगे, कॉमन क्या क्या है, सी डी, सी और डी ये बीच में आएंगे, ए और बी यहाँ आएंगे,
सी डी यहाँ आगे तो ई एफ यहाँ आएंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो जाएगा, और ए माइनस बी ये हो जाएगा। वेन आरेख की सहायता से सिद्ध करो डी मॉर्गन, ये डी मॉर्गन लॉ हो गया। इमेज भेजने का ऑप्शन क्या, ये कैसे, ये बनाना तो बना लोगे ना, ये बना लोगे ना कि कैसे प्रूफ होगा कि ये बात दोनों बात सही है। तो इस केस में तो अगर हम आए तो यहाँ तो बहुत आसान हो जाएगा कि भाई ये रहा ए, ये रहा बी, और ए यूनियन बी का डैश कर दो, तो ए यूनियन बी को छोड़ दो, तो ये हो गया। तो यहाँ तो ज्यादा एलएचएस में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया आपके ए यूनियन बी का डैश। अब उधर देखते हैं, उधर पहले ए का डैश निकालना है, ए का डैश ये आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका बी का डैश, तो बी को छोड़ दो, ये हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, जहां पे दोनों हैं तो ये आ गया है ना, बराबर आ गया। देख लो, पीले वाले का और पिंक वाले का इंटरसेक्शन, पीले वाले और पिंक वाले का इंटरसेक्शन है ना, ठीक है, ये हो गया। अगर किसी सेट के ए के डैश का डैश निकाला जाए तो ए के डैश का डैश निकाला जाए तो किसी सेट के डैश का डैश निकालने पर वापस वही सेट प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही बात, एकदम सच्ची बात। शाबाश, बहुत बढ़िया। ए यूनियन बी में 70 है, एन ए में 40 है, एन बी में 50 है, तो बी माइनस ए में कितने होंगे, ए माइनस बी में कितने होंगे? तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगा के ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालेंगे। एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का मान 70, एन ए का मान 40, एन बी का मान 50। इसको यहां ले आओ, ये हो गया 90 माइनस 70 20,
और अब एन ए माइनस बी का मान, हमारा फॉर्मूला कहता है कि एन ए माइनस बी बराबर होता है ए में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो। एन ए हमारे पास है 40, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 20, तो 40 में से 20 गया 20। ऐसे ही एन बी माइनस ए हो जाएगा, एन बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करने पर एन बी कितना है हमारा 50, 50 में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, इंटरसेक्शन कितना है आपका 20, 30, ये आपका आंसर आ गया। ए यूनियन बी कितना है 40, एन ए 15, एन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 है, ये 10 हो गया, इधर आके 30 आ गया, एन बी 30 आ गया, बी माइनस ए का मान ये बराबर होता है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी कितना हुआ 30, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ 5, ये आ गया 25। बिल्कुल, इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट हो गया। बेसिक था, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन थे ताकि आप लोगों को सारा बेसिक रिकॉल हो जाए। यूनियन, इंटरसेक्शन सब आ गया, इसमें सारा बेसिक आ गया, टोटल जितना भी है समुच्चय की परिभाषा से लेकर यूनियन तक सारी चीजें कवर होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक सारा आपका रिवीजन हो गया आपका। अच्छा हाँ, कल आप लोगों के जो कोर्स वाले टेस्ट हैं कल वो आ जाएंगे। जो जो टॉपिक अभी हमारे पूरे हुए हैं, हमारे टॉपिक पूरे हुए हैं, ग्रेजुएशन में कर्व ट्रेसिंग है ना, सीनियर में बेसिक मैथमेटिक्स, और एक कौन सा, एक पीजी में रिंग थ्योरी, और सेकेंडरी के अंदर नंबर सिस्टम। ये 4 टॉपिक पूरे हुए हैं। तो ये चारों के चारों जो टॉपिक, चारों टॉपिकों के 4 टेस्ट जो है कल आपके अपलोड हो जाएंगे। तो जैसे आपको फुर्सत मिले, आपको समय मिले, आप लोग इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। पढ़ के दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के दीजिएगा, ऐसे तो मत दीजिएगा, अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। और टेस्ट जब आते रहे तो उनको बार बार दीजिएगा, ऐसा नहीं एक टेस्ट को एक बार देके खत्म हो गए, पूरा दे दिया कोई बात नहीं, दोबारा दो, अच्छे नंबर आएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, प्लस 2 चीजें वापस से रिकॉल होगी। ठीक है ना। कई लोगों को लगता है कि दोबारा टेस्ट देने का क्या फायदा है। दोबारा टेस्ट देने का फायदा है कि चीजें बार बार करते रहोगे तो दिमाग में आती रहेंगी। आज ये चीजें तो दोबारा पढ़ रहे हैं ना, ये तो सब आता था आपको, फिर भी दोबारा पढ़ा ना, तो दोबारा पढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि दोबारा पढ़ने का क्या फायदा, दोबारा पढ़ने का ही फायदा है, दोबारा पढ़ने से ही फायदा है, तो दोबारा जरूर पढ़िएगा। जीके के लिए क्लास लो, हद हो गई, जीके की क्लास लो। चलो,
आप कुछ मत निकालो, कुछ एक्स्ट्रा मत निकालो, जो पढ़ाया जा रहा है बस उतना निकालो, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना निकालो और एक्स्ट्रा कुछ मत निकालो। हाँ, बड़ी उम्मीदें बढ़ गई है मेरे से उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है। वह जीके पढ़ा दो, याद होगी। जीके की बात करेंगे, कभी क्लास लेंगे तब बताएंगे, अभी तो मिलते हैं, अब जाके सोते हैं। आप भी सो, मैं भी सो, गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि, है ना, मिलते हैं आप लोगों से। हाँ ठीक है, गुड नाइट। ओके, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह फिर।